दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी की कुछ गलतियों की वजह से उनके सबसे बड़े बेटे ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? सही सुन रहे हैं आप, महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे मुसलमान बन गए थे। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब महात्मा गांधी की मौत हुई तो उनके सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उन्हें मुखाग्नि तक नहीं दी थी? जबकि हिंदू धर्म में रिवाज है कि पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा बेटा ही मुखाग्नि देगा। आज मैं महात्मा गांधी और उनके मुसलमान बने बेटे के पीछे की कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर महात्मा गांधी, जो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, हे राम कहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी, उनके सबसे बड़े बेटे और सबसे करीब बेटे मुस्लिम धर्म कैसे अपना लिए और वो मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित क्यों हो गए। ये पूरी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गांधी के ऊपर बीती है, कस्तूरबा गांधी के ऊपर बीती है, इतिहास में इसका वर्णन है, लेकिन इसे बहुत अच्छे तरीके से छिपाया भी गया है, बताया भी गया है। लेकिन इतिहास को समझते हैं, चीजों को समझते हैं कि कैसे ये सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन इन सब घटनाओं से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल कब पैदा हुए, आगे उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी जो उन्हें इस्लाम की तरफ ले गईं और मुसलमान बनने पर मजबूर कर दी। शुरू करते हैं। साल 1888 का वर्ष रहता है। गुजरात के कठियावाड़ में महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है हरिलाल। और हरिलाल जब पैदा हुए थे तो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ कोई महात्मा नाम का टाइटल नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य वकील थे, बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। उस समय उनकी उम्र 19 साल थी और वो पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उनका एक पुत्र हो चुका था जिसका नाम रखा गया था हरिलाल। हरिलाल जब पैदा होते हैं उसके कुछ ही महीनों के बाद गांधी जी की उत्सुकता बढ़ती है। वो पूरे परिवार को छोड़कर, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने तुरंत पैदा हुए बच्चे को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए लंदन निकल जाते हैं और लगभग अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर लंदन 3 वर्ष तक पढ़ाई करते हैं, 3 साढ़े 3 वर्ष तक। और उसके बाद से लंदन से वापस आते हैं। जब लंदन से पहली बार वापस आते हैं तो कुछ दिन अपने परिवार के साथ गुजारते हैं और उसके बाद वो तुरंत साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वर्ष रहता है 1893। पहली बार दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां दक्षिण अफ्रीका 3 साल तक अकेले रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन इस दौरान जो बच्चा था वो बड़ा हो रहा था, उसको पिता की कमी महसूस हो रही थी, मां को भी पति की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन गांधी जी अकेले विदेश में रहा करते थे। लेकिन उसके बाद से जो घटना होती है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आते हैं तो उसके बाद से अपने पूरे परिवार को लेकर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, जिसमें उनके बेटे हरिलाल भी शामिल होते हैं जो बाद में मुस्लिम बन जाते हैं। अब मुस्लिम कैसे बनते हैं उसको समझने के लिए आपको इन सब पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना होगा। जब गांधी जी अपने परिवार को लेकर साउथ अफ्रीका जाते हैं तो उस समय वो अपने भतीजे को लेकर भी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको इच्छा होती है कि वो पिता की तरह पढ़ें। ऐसी ही इच्छा हरिलाल को भी होती है। हरिलाल गांधी जी से कहते हैं कि पिताजी, मुझे भी आपको आपकी तरह बैरिस्टर बनना है, कानून की पढ़ाई करनी है और विदेश में जाके पढ़ना है। गांधी जी कहते हैं ये सब हमारे मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन कुछ दिन बाद गांधी जी का हृदय परिवर्तन होता है। वो बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे की अनदेखी कर देते हैं, हरिलाल की अनदेखी करते हैं। गौतम कपूर की किताब है गांधी एंड इलस्ट्रेट बायोग्राफी। इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए अपने भतीजे से ही प्रतियोगिता करा देते हैं और 2-2 बार हरवा देते हैं, अपने बेटे को ही विदेश नहीं भेजते हैं। पहली बार एक प्रतियोगिता कैसे कराई जाती है सुनेंगे तो आप हंसने लगेंगे। पहली प्रतियोगिता ऐसी कराई जाती है, गांधी जी एक सिक्के को एक कमरे में रख देते हैं और कहते हैं जो ये सिक्का खोज कर लेकर आएगा उसे विदेश जाने को मिलेगा, विदेश जाने को पढ़ने के लिए मिलेगा। कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं, सिक्का खोजना
खोजना है, सिक्का खोज लाओगे तो विदेश पढ़ोगे। और वो सिक्का उनका भतीजा खोज लाता है जिसका नाम गोकुलदास रहता है। गांधी जी अपने बच्चे को कहते हैं तुम हटो, ये सिक्का खोज के लाया इसलिए विदेश जाएगा पढ़ने। गोकुलदास पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं। गांधी जी अपने बच्चे को बार बार, उनका बच्चा कहता है कि मुझे विदेश जाके पढ़ना है, दूसरी बार फिर से प्रतियोगिता कराते हैं और उनका जो दूसरा भतीजा रहता है छगन लाल, उससे वो फिर से कंपटीशन करा देते हैं और छगन लाल इस बार कंपटीशन में जीत जाता है। अब इस बार आप सोच रहे होंगे कौन सा कंपटीशन कराएगा। छगन लाल जब कंपटीशन कराया गया कि छगन लाल जाएंगे तो वो भी किसी तरह का कंपटीशन था और इस कंपटीशन को जीतकर छगन लाल लंदन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लंदन में छगन लाल की तबीयत खराब हो जाती है गांधी जी के भतीजे की और वो वापस आ जाते हैं। फिर गांधी जी के जो पुत्र हैं फिर से कहते हैं पिताजी ये भतीजा ये वाला वापस आ गया, अब इसकी बजाय भी हमको भेज दीजिए विदेश पढ़ने के लिए। लेकिन उस समय गांधी जी फिर से एक प्रतियोगिता करा देते हैं और वो प्रतियोगिता रहती है निबंध प्रतियोगिता। वो कहते हैं अपने बेटे से इस निबंध प्रतियोगिता में बैठो, अगर तुम्हारा नंबर अव्वल आएगा तो तुमको भेज देंगे। लेकिन इस निबंध प्रतियोगिता में एक पारसी युवक का नंबर अच्छा आ जाता है जिसका नाम रहता है सोराब जी अदा जानिया और इसको गांधी जी विदेश भेज देते हैं। मतलब अपने ही बेटे की जगह 3 ऐसे लोगों को जिससे गांधी जी का कोई रिश्ता नहीं था या पारिवारिक रिश्ता था उसे वो विदेश भेज देते हैं और अपने बेटे को नहीं भेजते हैं। इसी के कारण गांधी जी के बेटे हरिलाल जो है अवसाद में आ जाते हैं और वो भारत आ जाते हैं और भारत में ही पढ़ाई करने लगते हैं। अब समझिएगा, जब भारत में भी गांधी जी के बेटे पढ़ रहे थे तो वो पढ़ाई करने के दौरान गांधी जी को एक पत्र लिखे और वो उन्होंने लिखा कि वो मैट्रिक परीक्षा में एक विषय में फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। तो गांधी जी कहे नहीं फ्रेंच वेंच मत पढ़ो, तुम संस्कृत पढ़ो, संस्कृत से अच्छा कुछ नहीं है। अब वो लगातार डिप्रेस में, ये सलाह उन्हें पसंद में आती है। वो 3 साल तक इतने अवसाद में रहते हैं कि वो हाई स्कूल फेल होते जाते हैं, मैट्रिक फेल होते जाते हैं और इस फेल की जगह जो है लोग गांधी जी को कहते गांधी जी का बेटा है फेल हो रहा है, गांधी जी इतने महान है। इससे वो लगातार गांधी के नाम से भी परेशान होते हैं, जहां जाते हैं उनको गांधी जी का बेटा कहा जाने लगता है। इससे भी वो परेशान होने लगते हैं, लगातार फेल, और उसकी जगह वो जुए और शराब में बढ़ते चले जाते हैं। लोगों का पैसा उन पर उधार हो जाता है, वो जुआ खेलने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। और इसी बीच में 18 साल की उम्र में 1906 का वर्ष रहता है, गांधी जी जो है शादी कर लेते हैं गुलाब बेन से, और वो भी अपने पिता को बगैर बताए। गांधी जी की नजर में हीरालाल की शादी ये उचित समय नहीं था। वो चाहते थे कि वो दक्षिण अफ्रीका आकर गांधी जी का हाथ बटाए। गांधी जी शादी के बारे में जब पता चलता है तो सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण दास को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताते हैं। गांधी जी पत्र में लिखते हैं हरिलाल ने शादी करें तब भी अच्छा है, ना करें तब भी अच्छा है, फिलहाल मेरी नजर में वो मेरा बेटा नहीं है। यह बात उसको आहत करती है और हरिलाल और आहत होते हैं। गांधी जी अपने बच्चे को किस तरह से देख रहे थे अब तक आप यहां समझ गए। हरिलाल इस चीज से परेशान थे और उसके बाद से हरिलाल जब अपने पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो गांधी जी अपने बेटे के विवाह के बाद उससे भी खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हरिलाल अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं, सुनिएगा, गांधी जी की नजर में यह भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि यौन संबंध सिर्फ इसलिए बनाना चाहिए कि उससे वंश वृद्धि हो सके। सच्चे सत्याग्रही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हरिलाल इससे असहमत थे। हरिलाल कहते थे कि अपने पिता से साफ कहा कि जबरन किसी व्यक्ति को योगी नहीं बनाया जा सकता, अगर वो खुद चाहे तभी योगी बन सकता है। गांधी अपने परिवार के भीतर की परंपरा में हिंदू मुखिया की तरह बर्ताव कर रहे थे। अपनी पत्नी और अपने बेटे की इच्छाओं के प्रति वो संवेदनशील नहीं थे और युवा हो जाने के बाद भी उनसे अपेक्षा रखते थे कि वो उनके नियमों का पालन करें। ऐसे थे हमारे गांधी जी। अपने बेटे को अपनी पत्नी से नहीं प्यार करने देते थे, कहते थे आओ हमारे साथ काम करो, उसको छोड़ो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, जैसे मैंने किया है। जब तुम पैदा हुए तो हम तुमको छोड़ के लंदन चले गए, अकेले रहते थे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। गांधी जी की ऐसी कई प्रैक्टिसेस थी जो लोगों को भी नहीं पसंद आती थी और उस समय उनके लड़के को भी नहीं पसंद आई। गांधी के बेटे हरिलाल का सबसे बड़ा कदम
इस्लाम स्वीकार करना था, और वो अब होता है। वक्त था लगभग 29 मई 1936। गांधी जी के बेटे की उम्र 48 साल हो चुकी रहती है, और गांधी जी के बेटे की पत्नी भी मर चुकी रहती हैं, जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। इसके कारण गांधी जी की एक अवहेलना, गांधी जी के वो साथ नहीं रहते थे, गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहते थे, जुए और शराब की लत उनको लग चुकी थी, और पैसा भी बहुत सारा उधार हो चुका था। उसी समय भारत पाकिस्तान ये तमाम मुद्दे खूब चलते थे। उसी समय कुछ मौलानाओं ने गांधी जी के बेटे से संपर्क किया और उनसे कहा कि अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, आपके कर्जे भी माफ कर दिए जाएंगे, और आपका ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। इसके बाद से गांधी जी के बेटे हरीलाल ने दिल्ली के जामा मस्जिद में जाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, कलमा पढ़ लिए, और वो इस्लाम के प्रति वफादार हो गए और खूब इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। उस समय छपी खबरों के अनुसार इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले और कर्जा भी माफ हो गया। कई जगह इस बात का जिक्र आता है कि हरीलाल जो अब्दुल्ला बन गए थे, उनके ऊपर परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस्लाम धर्म स्वीकार कराने का बहुत दबाव था। उस समय के मौलाना जो थे वो हरीलाल पे दबाव बनाते थे कि तुम अपनी बेटी को, अपनी जो और लोग हैं उन सबको इस्लाम धर्म स्वीकार कराओ। और इसी बीच में एक कहानी भी आती है कि हरीलाल ने अपनी बेटी के साथ ही बहुत अत्याचार किया, जिसको बहुत सारे राइटर अलग अलग शब्दों में लिखते हैं। इस दबाव के कारण हरीलाल ने ऐसे कई घिनौने काम किए जो हिंदू धर्म में जायज नहीं है और जिसके बारे में बोला और बताया भी नहीं जा सकता है। आगे कस्तूरबा गांधी का एक पत्र मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसे पढ़ेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। और इसी के कारण गांधी और गांधी की पत्नी को उस समय बहुत शर्मसार होना पड़ा। महात्मा गांधी के बेटे रामदास गांधी को एक पत्र में महात्मा गांधी ने लिखा कि मैंने अखबार में हरीलाल के कारनामे के बारे में पढ़ा है। समझदारी, निस्वार्थ भाव से इस्लाम धर्म अपना लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह धन और सांसारिक सुख के लालच में इस्लाम धर्म को अपनाया है। अब आगे समझिए, ये कस्तूरबा गांधी का पत्र है। अब इस पत्र से अंदाजा लगाइएगा कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद महात्मा गांधी के बेटे हरीलाल, जो अब्दुल्ला गांधी बन गए थे, वो क्या क्या कर रहे थे। कस्तूरबा गांधी अपने पत्र में लिखती हैं कि हर सुबह अखबार छपने के बाद शर्मसार खबरों को मैं सोचकर कांप उठती हूं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि तुम कहां हो, कहां सोते हो, क्या खाते हो, शायद तुम वर्जित भोजन भी करते हो। वर्जित भोजन जो हिंदू धर्म में अलाउ नहीं है, जिसे गौमांस भी कहते हैं। और इसी तरह के अन्य विचार मुझे रात दिन मेरी नींद उड़ा देते हैं। अक्सर तुमसे मिलने का मन करता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम कहां हो। मुझे पता नहीं है कि आपने अपना धर्म क्यों बदला, मतलब तुमने अपना धर्म क्यों बदला। यह आपका निजी मामला है, लेकिन मैंने सुना है कि आप भोले भाले और अज्ञानी लोगों को अपने उदाहरण का पालन करने का आग्रह भी करते हो। क्योंकि अब्दुल्ला गांधी जब गांधी से हरीलाल से अब्दुल्ला गांधी बने, तब उन पर इस्लामिक जो गुरु थे उनका दबाव था कि आप जनसभाएं करो, लोगों को बताओ कि मैं रघुपति राघव राजा राम गाने वाले महात्मा गांधी का बेटा हूं और मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगा, इसलिए मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करता हूं। और ये अब्दुल्ला गांधी कर भी रहे थे, सभाओं में जाकर लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कर रहे थे, लगातार इस तरह की क्रिया कर रहे थे। इसलिए गांधी जी की जो माँ, हरीलाल गांधी की जो माँ थी, वही पत्र में लिखती हैं, आप अपनी सीमाओं को क्यों नहीं समझते, आपको धर्म के बारे में क्या पता है, आपकी मानसिक स्थिति में आपका विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते। लोग इस तथ्य को आसानी से प्रभावित हो सकते हैं कि आप अपने पिता के पुत्र हैं, आप धर्म का प्रचार करने योग्य नहीं हैं। आने वाले समय में यदि आप इस तरह चलते रहे तो सभी लोग आपको त्याग देंगे। मैं आपसे विनती करती हूं कि विचार करें और अपनी इस मूर्खता का पश्चाताप करें। अब समय आता है हीरालाल की घर वापसी का, क्योंकि अब वो हीरालाल होंगे। हरीलाल
फिर अब्दुल्ला गांधी, अब वो हीरालाल होंगे। कैसे? उस समय देश में एक आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था घर वापसी का, और वो करा रहा था आर्य समाज। उत्तर प्रदेश में आज भी घर वापसी का बहुत आंदोलन चलता है, और ये शुरू से चलता आ रहा है। जो लोग भूल भटक के इस्लाम में चले जाते थे उनकी घर वापसी कराई जाती थी, और बहुत सारे मुस्लिमों को भी आर्य समाज ने हिंदू बनाया है। तो मई 1936 के बाद हीरालाल के जीवन में सबसे भारी दिन थे। हरीलाल ने सोचा था कि धर्म बदलने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, नाम बदलेगा, पहचान बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई के गलियों में जहां वो चाहते थे कि मेरा एक अलग नाम बने, उन्हें अब्दुल्ला गांधी ही कहा जाता था। जहां भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता था उन्होंने यही कहा जाता था ये गांधी जी के लड़के हैं, जो अब्दुल्ला गांधी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। जिस कारण वो मुसलमान बने कि मुझे कर्जे से और बाप के नाम से मुक्ति मिल जाएगी, उसी कारण को वो वहां भी जीते रहे, वहां भी उन्हें गांधी जी के नाम से ही भी जाने लगा। कोई स्थायी सहारा नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली। मुस्लिम समाज के बड़े नेताओं, जो कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने ज्वाइन कराया, उसको छोड़कर मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी नहीं अपनाया। इसके पीछे कारण यह था कि वो लालच में वहां पहुंचे हैं और नए नए आए हैं। यही कारण था कि उनके भीतर ये सब कुछ टूटता हुआ दिखा, और उधर हिंदू समाज भी इनसे नाराज था और इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। समय बीतता गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बीत गए। इन्हीं महीनों में आर्य समाज के कुछ लोग उनसे मिलने आए। उनको कोस नहीं रहे थे वो, और उन्हें वापस लाने का दबाव भी नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ उनसे मिल रहे थे और लगातार मिलके ये बता रहे थे कि कोई इसका धर्म वापसी का या किसी धर्म में जाना या किसी धर्म में आना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आर्य समाज के लोग कह रहे थे धर्म बदलने से संघर्ष खत्म नहीं होता, लेकिन संघर्ष को समझा जा सकता है। यह बात हीरालाल के भीतर चुभ गई। उन्हें अपने कस्तूरबा माता की याद आ गई, उस पत्र की याद आ गई, और उन्होंने सोचा कि अब वो घर वापसी करेंगे और वो गांधी जी से फिर से मिलेंगे और फिर से नया जीवन शुरू करेंगे। उसके बाद से दिसंबर 1936 का वक्त आता है। कोई अखबार नहीं बुलाया जाता है, कोई बड़ा ऐलान नहीं होता है। आर्य समाज का शुद्धिकरण संस्कार के माध्यम से ही अब्दुल्ला गांधी को नया नाम दिया जाता है। पहले उनका नाम हरीलाल था, लेकिन इस बार नया नाम हीरालाल गांधी, और उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया, पूर्व जीवन को फिर से खत्म कर दिया। मुसलमान से वो फिर से हिंदू बन गए और अपना सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन गांधी जी से दूरी अभी भी उतनी बरकरार थी। हीरालाल जी का निधन 18 जून 1948 को हुआ, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझना जरूरी है। जब गांधी जी की मृत्यु हुई 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, तो हिंदू रीति रिवाज से सबसे बड़े पिता के सबसे बड़े पुत्र को हुई उनका संस्कार करना चाहिए था, लेकिन उस समय वहां पर हीरालाल मौजूद नहीं थे। लेकिन कई राइटर्स की इसमें अलग अलग राय है। एक राइटर कहते हैं, महात्मा गांधी की एक जीवनीकार रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब में लिखा है कि महात्मा गांधी में लिखा है कि गांधी के अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले बेटे में उनका बेटा हरीलाल भी था। वो दुबले पतले और तपेदिक से पीड़ित थे। हरीलाल उस समय शाम में मौजूद भीड़ में शामिल थे, उनको वहां कोई पहचाना नहीं, और उन्होंने अपने छोटे भाई देवदास के घर अपनी रात भी उस दिन बिताई। और गांधी के मृत्यु के 5 महीने के बाद 18 जून 1948 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हीरालाल ना तो उस समय छोटे व्यक्ति थे, ना तो महात्मा गांधी छोटे व्यक्ति थे, ना तो गांधी परिवार का उस समय कोई भी व्यक्ति छोटा व्यक्ति था। महात्मा गांधी मतलब उस समय शब्द होता था और उस शब्द का अर्थ भी होता था। तो समझने की कोशिश करिए कि गांधी के बेटे ही उनके अंतिम समय में नहीं थे, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी दोनों लोगों के बीच में। लेकिन आज मैंने उस घटना को बताया कि गांधी जी के एक अपने बेटे की अनदेखी की और उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया और पिता पुत्र का रिश्ता भी बहुत खराब हो गया। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप ये पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और किसी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली, अब इस सूचना को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऋग्वेद और अर्थवेद में प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है और मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में यह उल्लेख है कि माघ महीने में संगम पर स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों की इसमें इतनी आस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस माघ मेले को लेकर बहुत काम नहीं किया। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहां की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन भव्य होते गई। आज योगी की इच्छा है, योगी आदित्यनाथ की इच्छा है कि सर्वोच्च जो स्थान रहे वो वहां आने वाले श्रद्धालुओं का रहे। इसीलिए लगभग माघ मेले में 25,000 शौचालय बनाए गए। इसी 3,000 सफाई कर्मी रखे गए ताकि मंदिर पूरे माघ मेले के दौरान स्वच्छता बनी रहे। लगभग 242 किलोमीटर की लंबी जल पाइपलाइन की व्यवस्था की गई ताकि किसी को भी पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। 85 किलोमीटर सीवर लाइन का निर्माण किया गया ताकि मल मूत्र लोग ठीक से त्याग सके और गंगा में कोई गंदगी ना फैले। मेला क्षेत्र में लगातार बिजली की आपूर्ति की गई कि हमेशा रोशनी से जगमग रहे माघ मेला। श्रद्धालुओं के लिए वाहन के लिए 42 बड़े पार्किंग बनाए गए। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 20-20 बेड के कई अस्पताल बनाए गए। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बनाया गया जो मेला के हर क्षेत्र में संचालित हो रहा था ताकि किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आए तो वो तुरंत उसका निस्तारण कर ले। इसके अलावा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सालय भी बनाए गए ताकि छोटी मोटी बीमारी और श्रद्धालु जो अंग्रेजी दवा नहीं लेते हैं वो वहां से भी इलाज कर ले। आपात स्थिति के लिए 50 एम्बुलेंस, मच्छर और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए वेक्टर नियंत्रण हर जगह छिड़काव के लिए हर जगह नियुक्त किया गया। मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए गए। सुरक्षा के लिए 42 चौकियां बनाई गई। निगरानी के लिए 400 अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जो एआई इंटेलिजेंस पर आधारित थे। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए ड्रोन सर्वेलांस की व्यवस्था की गई। समझिए, माघ मेले की बात मैं कर रहा हूं। संगम और नदी में वाटर पुलिस की तैनाती की गई। नदी के तटों पर सुरक्षा हेतु वॉच टावर स्थापित किए गए। मुख्य स्नान पर्वों में किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल को वर्जित किया गया। सभी चीज ऐसी की गई जिसमें श्रद्धालुओं को सुविधा हो। 500 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। इसमें 20 रुपए देकर 24 घंटे के लिए आदमी रह सकता है। लगभग यूपी एसआरटीसी की 3800 बसें चलाई गई। 75 इसमें इलेक्ट्रिक शामिल है जो सिर्फ मेला क्षेत्र में चल रही हैं। और ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है और वो सोच रही है जो श्रद्धालु माघ मेला में जा रहे हैं उनके साथ बेहतर हो, बेहतर व्यवहार हो और उन्हें बेहतर फैसिलिटी मिले। माघ मेला के बाद आप उत्तर प्रदेश दिवस को समझिए। उत्तर प्रदेश दिवस जिसे पहले कोई जानता तक नहीं था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझेंगे तो 1 अप्रैल 1937 को जिस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहा जाता है वो यूनाइटेड प्रोविडेंसी नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसे उत्तर प्रदेश का दर्जा मिला। लगभग 67 वर्षों तक उत्तर प्रदेश का अपना कोई स्थापना दिवस नहीं था। मतलब उत्तर प्रदेश इधर उधर ऐसे छटका हुआ था, कोई स्थापना दिवस नहीं था। योगी सरकार आई, 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की और आज उत्तर प्रदेश दिवस पूरे देश के लिए गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो प्रदेश कभी देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था आज 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जिसे कभी बीमारू और उबाऊ राज्य कहा जाता था आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उत्तर प्रदेश दिवस को राज्य के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि प्रदेश को पहले गुंडों को भगा दिया, अब गरीबी को भी जड़ से खत्म कर देंगे। ये तमाम अमित शाह वहां मौजूद थे 24 तारीख को और मुख्यमंत्री योगी सहित तमाम लोगों ने यह शपथ ली। उत्तर प्रदेश में इस समय 65 एकड़ और 230 करोड़ की लागत से लखनऊ में एक प्रेरणा स्थल है। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध के विरुद्ध जीरो
टॉलरेंस की नीति है। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जबकि 15 एक्सप्रेसवे विभिन्न विकास के चरणों में है। 9 लाख से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दी गई है। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में स्वरोजगार दिया गया है इन 9 वर्षों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16,007 करोड़ की राशि किसानों को दी गई है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और 81 जिलों में उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके लगभग 6 जिलों में, सबसे अधिक जिलों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल की शुरुआत हुई है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इस समय लगभग बन के तैयार है, जेवर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 12 घरेलू, 4 अंतर्राष्ट्रीय और 8 हवाई अड्डे निर्माणाधीन है। मतलब कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा हर दूसरे शहर में हवाई अड्डे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत अब तक एक वर्ष में 5,000 करोड़ रुपया लोगों को बांटा जा चुका है, युवाओं को बांटा जा चुका है, ताकि वो अपना व्यापार कर चुके। एक जिला एक उत्पाद ODOP के बाद अब एक जिला एक व्यंजन की शुरुआत हो गई है, ताकि जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं उस जिले में और उस जिले की प्रमुख चीजें हैं वो उसको बनाएं, ताकि उसका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्रचार प्रसार किया जा सके। सेमीकंडक्टर चिप इस समय उत्तर प्रदेश में बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल इस समय उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान में है। और आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लगभग अधिकतर घरों में सिलेंडर जल रहा है। इसको समझिए, उत्तर प्रदेश दिवस को समझिए, उत्तर प्रदेश की इन व्यवस्थाओं को समझिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।